बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। जैसा कि अभी हम लोग एनडीए के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, तो आज हम लोग थर्ड सेशन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला और खूबसूरत सवाल से। चलिए, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे ढंग से। क्वेश्चन में बोला है कि इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ सिक्स 8 टाइम्स आउट ऑफ 60 बॉल्स। मतलब किसी क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन जो है वो 60 बॉल खेलता है और 60 बॉल में 8 टाइम जो है वो सिक्स लगा देता है। मतलब सिक्स आने का पॉइंट कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स कितना हो जाएगा? 8/60। 8/60 का मतलब हो जाएगा कितना? 2 4 और 15 4। What is the probability that on a ball played he does not hit six? अच्छा, ये तो सिंपल हो गया। पूछा है कि प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिक्स, सिक्स नहीं होने का पॉइंटी चाहिए। तो बच्चों, सिक्स होने का पॉइंटी 2/15 है, तो सिक्स नहीं होने का पॉइंटी कितना हो जाएगा? 1 में से माइनस कर देंगे तो 1/2/15 यानी कितना हो जाएगा? ये 13/15। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि इफ 4i+j-3k एंड pi+qj-2k आर कोलिनियर। बच्चों, यहां पर दो वेक्टर दिए हुए हैं और कहा गया है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। चलिए एक वेक्टर को हम लोग ए मान लेते हैं, तो 4i+j-3k। दूसरे वेक्टर को चलिए हम बी मान लेते हैं, pi+qj-2k। क्वेश्चन में बोला गया कोलिनियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए एंड बी आर कोलिनियर, ए एंड बी आर कोलिनियर। तो बच्चों, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। आप जानते हैं कि कोलिनियर का मतलब होता है, दो वेक्टर कोलिनियर होने का मतलब हुआ कि या तो वो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे या तो वो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे। पैरेलल का केस हो या एंटी पैरेलल का केस हो बच्चों, दोनों ही केस में आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से, के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट सेम रहना चाहिए। यानी हो गया 4/p इक्वल टू 1/q इक्वल टू -3/-2। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों 4/p इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट ले ले तो 3/2 हो जाएगा, और 1/q इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। यहां से अगर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो p बच्चों हमें 8/3 मिलेगा, और इसको पलट देंगे तो q हमें 2/3 मिलेगा। p 8/3 और q 2/3, 8/3 और 2/3, ये हमारा जो आंसर हो गया, ये 8/3 और 2/3 वाला। ये तो सिंपल कोलिनियर का कॉन्सेप्ट था, समझ चुके हैं आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए।
क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि इफ द लाइन, एक लाइन है x-4/1, y-2/1, z-k/2। क्वेश्चन में बोला है ये जो लाइन है वो एक प्लेन पर लाई करता है, मतलब एक प्लेन है बना लीजिए, ठीक है। इस प्लेन पर एक लाइन है जिस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और इस प्लेन का भी इक्वेशन दिया है 2x-4y + z = 7। तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो अगर इस प्लेन पर ये वाला लाइन है, इसका मतलब ये है कि इस लाइन पर जो पॉइंट होगा वो इस प्लेन पर भी लाई करेगा, यानी इस लाइन पर के पॉइंट को प्लेन के इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यस सर। तो बच्चों लाइन के इक्वेशन से पॉइंट कैसे निकालते हैं? पॉइंट निकालने का तरीका है कि x के बाद बीच में माइनस है, y के बाद भी बीच में माइनस है, z के बाद भी बीच में माइनस है। तो माइनस के बाद वाला जो नंबर है 4, माइनस के बाद वाला जो नंबर है 2, माइनस के बाद वाला जो नंबर है k, इसी को कहते हैं पॉइंट। क्योंकि आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला जो होता है इसका x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c होता है। तो माइनस के बाद वाले को बच्चों पॉइंट बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा x का, y का और z का कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए। अगर नहीं है तो 1 बना लीजिए कोफिशिएंट, उसके बाद माइनस के बाद वाले को पॉइंट कहा जाएगा। अब ये जो पॉइंट आया है 4, 2, k, ये तो इस प्लेन पर भी होगा, तो पुट कर दीजिए ना, इसमें पुट कर दीजिए इस पॉइंट को, 4, 2 और k को इसमें। तो पुट करिएगा तो x के जगह पे 4 तो ये 8 हो जाएगा, y के जगह पे 2 तो ये -8 हो जाएगा, z के जगह पे k तो ये k हो गया = 7। तो साफ दिख रहा है कि k का वैल्यू बच्चों कितना आ गया? 7। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट था यहाँ का? यस। चल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहता है इट इज गिवन दैट। चलिए ये स्टार्ट का क्वेश्चन है बच्चों, ये स्टार्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर अच्छे ढंग से। ध्यान दे रहे हैं क्या? इसको एक बार पढ़ लीजिए आप, अच्छे ढंग से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या है कहानी। देखिए क्वेश्चन में x बार यानी x मीन दिया है 10, y बार 90 दिया हुआ है, सिग्मा x 3 है बच्चों, सिग्मा y 12 है बच्चों, आर एक्स वाई हमारे पास 0.8 है। ठीक है, और हमसे पूछा द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, मतलब पूछा है रिग्रेशन, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इक्वेशन ऑफ x ऑन y ये पूछा है। तो बच्चों डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, जैसे आप लोग स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन के इक्वेशन निकालने के फॉर्मूला होते हैं ना, उसी तरीके से यहां पर भी होता है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y का फॉर्मूला होता है बच्चों x माइनस एक्स बार इक्वल टू आर सिग्मा x बाई सिग्मा y इंटू वाई माइनस वाई बार, ये होता है फॉर्मूला रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y का। तो सबका वैल्यू पुट कर दिए, बस बात खत्म। x माइनस एक्स बार बच्चों हमारे पास 10 है, r 0.8 है, सिग्मा x हमारे पास 3 है, सिग्मा y 12 है, y माइनस वाई बार हमारे पास 90 है बच्चों। तो सॉल्व कर लिया जाए इसको, तो ये x माइनस 10 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सॉल्व करने पर ऊपर हो जाएगा 24 बच्चों, नीचे हो जाएगा 120, ये y माइनस 90, ये तो सिंपल कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 5x माइनस 50 इक्वल टू वाई माइनस
90 हो जाएगा। चलिए इधर ले आइए, तो 5x माइनस वाई माइनस 50 प्लस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5x माइनस वाई प्लस 40 इक्वल टू हमारा 0 हो गया आंसर। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। सिंपल था। चलिए, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द डोमेन? अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों डोमेन पूछा गया है फंक्शन का। चलिए, आपके पास फंक्शन क्या दिया है बच्चों? अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए, डोमेन निकालने के लिए हमें फंक्शन को डिफाइंड करने पड़ते हैं, और फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए हमें कुछ बातों का याद रखना पड़ता है, जैसे डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट, इवेन रूट का कॉन्सेप्ट, ऑड रूट का कॉन्सेप्ट, इनवर्स ट्रिगो, लॉगरिदम, ये सब, या सिंपल ट्रिगो, ये सब याद रखना पड़ता है। कहोगे सर क्या कहना चाहते हो? बच्चों इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं है रूट, लेकिन वो भी इवेन रूट है, और इवेन रूट कहता है कि हमें सही करो, यानी डिफाइंड करो, और हम सही तब होंगे जब रूट के अंदर वाला जो रिजल्ट है वो या तो 0 से बड़ा या 0 से इक्वल हो जाए। ये इवेन रूट कहता है कि हम डिफाइंड तब होंगे जब मेरे अंदर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो जाए, क्योंकि डोमेन का मतलब ये होता है फंक्शन को डिफाइंड करना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिएगा तो ये 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 का बच्चों होल स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा इसको पलट के लिखिएगा तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा। स्क्वायर हटाने के लिए बच्चों रूट चढ़ाएंगे, इधर भी रूट लगा देते हैं और इधर भी रूट लगा देते हैं। स्क्वायर से रूट गायब होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्क्वायर से जब रूट गायब होता है तो कॉन्सेप्ट मॉड में लिखाता है। तो ये भी कितना हो जाएगा? मॉड x माइनस 1 लेस देन, और 1 का मॉड 1 हो जाएगा। फिर ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पर बच्चों, ये मॉड आ गया। आपको पता होना चाहिए कि जब मॉड x लेस देन a होता है तो मॉड के अंदर वाला जो x है वो इस नंबर के निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है सर। आइए, इसका मतलब x माइनस 1 जो है वो माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में होगा। इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगा दिए, फॉर्मूला लगा। सॉल्व करिए, माइनस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 एल इस तरफ आएगा, LHS साइड, तो प्लस 1 होके कितना हो जाएगा? 0। उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 होके कितना हो जाएगा? 2, यानी x निकल गया, और x निकल गया मतलब बच्चों हम इस लोग इसी को डोमेन कहते हैं। यानी हमारे पास डोमेन का जो वैल्यू आ गया बच्चों वो 0 से कहां तक आ गया? 2 तक। समझे मित्र? ये आंसर। तो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक ये हमारा डोमेन हो गया। समझ रहे हो क्या आप? हाँ सर, चलो कोई दिक्कत है बोलिए। 0 से 2 तक का डोमेन हम लोग के पास आया है। सही है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देख लीजिए बढ़िया से इस क्वेश्चन को, कोई समस्या तो नहीं ना है? कोई समस्या नहीं है सर। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये द नंबर ऑफ इंटीजरल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन। अच्छा, कहा गया है बच्चों कि एक इक्वेशन है 2 sin x इक्वल टू 2k प्लस 1, तो k के कितने वैल्यू इंटीजर के होंगे वो बताइए। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर k के कितने वैल्यू इंटीजर वाले होंगे वो बताइए। तो कैसे करेंगे? एक काम करिए, सबसे पहले आप यहां से साइन x हमें बता सकते हैं क्या? यस सर, 2k प्लस 1/2। अब क्या करिए, आपको पता है ना कि साइन x का जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच होता है। यस सर। अब साइन x का वैल्यू रख दीजिए कितना? 2k प्लस 1/2, इधर भी 1, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए,
इधर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये -2, ये करिएगा तो ये 2 के +1, उधर करिएगा तो 2, फिर +1 लेफ्ट साइड आएगा तो -1 मतलब -3 हो जाएगा, और उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों +1 हो जाएगा, फिर 2 डिवाइड में इधर आएगा तो -3/2 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा इधर जाकर के। -3/2 का मतलब -1.5 और ये हुआ 0.5। अब इसी के बीच में हमें ढूंढना है कि k का वैल्यू इंटीजर में क्या क्या आ सकता है। -1.5 और 0.5 का वैल्यू के बीच में k का वैल्यू इंटीजर में क्या क्या आ सकता है। तो हमको लगता है -1.5 के बाद -1 भी आंसर हो सकता है, 0 भी आंसर हो सकता है। इंटीजर में -1.5 के बाद और 0.5 के बीच में -1 हो सकता है, 0 हो सकता है। मतलब कितने आंसर हो गए, और कुछ हो सकते हैं क्या? नो सर। तो k के कितने वैल्यू इंटीजर के हो गए? 2, यानी k के 2 वैल्यू इंटीजर के हो गए, मतलब 2। करेक्ट। सिर्फ 2 ही इंटीजर होंगे ना? हाँ, -1 होगा इसका, अगला अगला 0 होगा। करेक्ट है। 0 के बाद 1 आ जाएगा, 1 इस केस में नहीं आ सकता। चलिए आगे बढ़ सकते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए ये देखिए, हाँ ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा। P = 1 1 1 टू n टर्म्स, मतलब n डिजिट्स, सॉरी, मतलब इसमें 1 जो है वो n टाइम्स है। हाँ, एक काम करो, इसको फॉर्मूला पर लाने के लिए एक काम करते हैं, इस सभी 1 को 9 बनाते हैं। तो 9 बनाने के लिए हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए अनबैलेंस हो गया तो हमें 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यस सर, ये सारे के सारे 9 बन जाएंगे अप टू n डिजिट्स। मतलब इसमें कितने 9 हो गए टोटल? n 9 हो गए। अब थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए, सोचिए 10 के पावर 1 में से 1 माइनस करते हैं तो एक 9 बचता है। 10 के पावर 2 में से 1 माइनस करते हैं तो 2 9 बचता है। 10 के पावर 3 में से 1 माइनस करते हैं तो 3 9 बचता है। तो सोचिए यहां पर कुल कितने 9 है? n 9 है। तो क्या इसको हम लोग 10 के पावर n-1 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, लिख सकते हो। एक 9 लाना है तो 10 के पावर 1 डालिए, 2 9 डालना है तो 10 के पावर 2 डालिए, 3 9 लाना है तो 10 के पावर 3 डालिए, 1 माइनस करिए। ये तो कर ही सकते हो सर, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू किसका पूछा था? हमें वैल्यू पूछा था 9p² प्लस p का। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 9p का स्क्वायर। तो p के जगह पे 1/9 10 के पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास p का वैल्यू। फिर यहां बगल में भी p रख दीजिए, 1/9 और 10 के पावर n-1, है ना? तो चलिए सॉल्व करें क्या, इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, स्क्वायर करेंगे तो ये 1/81, ये हो जाएगा 10 के पावर n-1 का कितना हो जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर प्लस, सॉरी ये बाहर में चलिए, ये बाहर में 1/9 इंटू 10 के पावर 9, सो 10 के पावर n-1, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमको लगता है कॉमन कर सकते हैं आप यहां से 1/9 दोनों जगह पे दिखाई दे रहा है, और 10 के पावर n-1 वो भी कॉमन कर लीजिए। तो अंदर में 10 के पावर n-1 एक बार बचेगा, और यहां तो पूरा कॉमने कर लिए तो 1 बचेगा। यानी कितना बचा? 1/9 इंटू 10 के पावर n-1, ये पूरा फैक्टर कट गया तो कितना बचा? 10 के पावर n बचा। अब आप गौर से देखिए बच्चों, ये जो है 1/9 इंटू 10 के पावर n-1, शायद उसी का वैल्यू आप यहाँ पर p निकाले थे, तो यहाँ p रख दीजिए। तो यानी p इंटू 10 के पावर n आंसर आ जाएगा। p इंटू 10 के पावर n, p इंटू 10 के पावर n।
अच्छा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। समझ रहे? एकदम सिंपल साधारण सा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा था। इस टाइप का क्वेश्चंस बनाया जाए, ध्यान रखिएगा। यहाँ बच्चों ध्यान रखिएगा, हम कॉमन किए यहाँ पर 1/9 दोनों जगह से कॉमन कर लिए, और 10-1 का होल स्क्वायर यहाँ 2 बार था, और इस जगह पे 10 के पावर n-1 एक बार था, तो कॉमन कर लिए। ठीक है, चलिए सर समझ रहे हैं, आगे बढ़ो, क्वेश्चन समझा दो। चलो अगला, ये क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, मतलब हमें x का वैल्यू दिया हुआ है 1 + i, और हमें वैल्यू किसका निकालना है, x⁶, x⁴, x² और +1 का। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इधर स्क्वायर करिए, दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा x² = 1 + i का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए तो 1 + i का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2i हो जाएगा। 1 आपको पता है आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, बगल में 2i, ये दोनों बंदे कैंसिल हो गए, यानी 2i, मतलब x² के जो वैल्यू आ गए वो 2i आ गए। अब हमारा काम यहां से हो जाएगा। बच्चों देखो, क्या इस x⁶ को x² लिख सकते हैं? यस सर। x⁴ को x² लिख सकते हैं? यस सर। अब बगल में x² रहने दो, 1 भी रहने दो। x² का वैल्यू 2i है, तो 2i का पावर 3 हो जाएगा। x² का वैल्यू 2i है, तो 2i का वैल्यू 2 हो जाएगा। x² का वैल्यू 2i है, अब बगल में 1 है। 2i का क्यूब करेंगे तो ये 8i का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i का स्क्वायर हो जाएगा, बगल में 2i + 1। आपको पता होना चाहिए बच्चों, i³ का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में -i की इक्वल होता है ना। चलिए, तो यहां रखिएगा तो ये -8i हो जाएगा, और i² का वैल्यू तो -1 होता ही है, तो ये -4 हो जाएगा, बगल में 2i, अब बगल में 1, कितना हो जाएगा, -8i + 2i -6i हो जाएगा, -4 और +1 मतलब -3 हो जाएगा, मतलब -6i + 3, सॉरी -3 आंसर आया हमारा करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चे जनरली एग्जाम में छोड़ देते, उसको लगता है कि बहुत ही टफ है, लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना है और क्या। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन एक्सपेंशन। अच्छा चलिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। 3x - x³ का होल पावर 9 है, कॉफिशिएंट पूछा है। तो बाइनोमियल में आप लोग जानते होंगे कि जब भी कॉफिशिएंट वाला सवाल आता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं जनरल टर्म। बच्चों जनरल टर्म, और जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 = NCR B⁴ A⁴n-r। ठीक है, n का मतलब बच्चों होल पावर, तो NC 9CR हो जाएगा, क्योंकि होल पावर हमारा 9 है। b मतलब सेकंड वाला, सेकंड है बच्चों -x³/6 का होल पावर r का r रह जाएगा। a मतलब फर्स्ट वाला होता है, 3x का पावर n-r मतलब 9 - r हो जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारा NC 9CR। यहां देखो, क्या हम इसको -1/6 का पावर r लिख सकते हैं, इंटू x का पावर 3r कर सकते हैं? यस सर। क्या हम इसे 3 का पावर 9 - r कर सकते हैं? यस सर। इंटू x का पावर 9 - r कर सकते हैं? यस सर। हम x वाला को इकट्ठा कर रहे हैं, 9CR हो गया, 9CR हो गया, 9CR हो गया। हम लोग को पता है जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख करके x वाले टर्म को इकट्ठा करना पड़ता है, x वाले टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। इंटू -1/6 का पावर r, ये लिख लीजिए अलग, 3 का पावर 9 - r लिख लीजिए ये अलग। अब देखिए ये और ये इंटू में बेस से हम तो पावर ऐड करेंगे,
तो 3r में 9 माइनस r को ऐड करते हैं तो हमको लगता है 9 प्लस 2r आ जाएगा। हो गया। बस अब क्या करिए, रूल याद है कि x वाला टर्म इकट्ठा करके और यहां का जो पावर x का आया है उस x के पावर को आप पुट कर दीजिए जिसका कोफिशिएंट पूछा था। किसका पूछा था? x के पावर 17 वाले का, यानी पावर 17 की इक्वल कर दीजिए, बात खत्म है। यानी यहां से 3r का जो वैल्यू है बच्चों, उधर जाके 8 हो जाएगा। सर लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी आप। हाँ, छोटा सा हो गया सर, छोटा सा हो गया। यहां पर जो है आपका, यहां भी यहां पर सर आपका होना चाहिए था 2, क्योंकि 9 माइनस आर में अगर 3r ऐड करोगे तो 9 प्लस 2r होगा ना, तो यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा। तो ये माइनस में प्लस में 9 उस तरफ गया तो 8 बचेगा, यानी r का वैल्यू हमारा 4 आ जाएगा। बस बात खत्म हो गया। r4 आ गया तो पुट कर दीजिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड कोफिशिएंट r4 है, पुट करिए तो 9c4 माइनस 1/6 का पावर 4 इंटू 3 का पावर कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 4 हो गया। सॉल्व करिए 9c4 को फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू आर सॉल्व करते हैं आप, पावर खत्म माइनस खत्म हो जाएगा, 1/6 के पावर 4 बचना है और ये 3 के पावर 5 बचना है। ठीक है, 9 को ब्रेक करिए तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 के बाद 5 कट जाएगा, नीचे में 4 बचेगा, 4 3 2 1। अब 6 के पावर 4 को आप चाहें तो 3 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4 भी लिख सकते हैं। अब बगल में 3 के पावर 5 तो बैठा ही हुआ है, कैंसिल करिए, होगा 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा ये 18 इंटू 7। आइए देखिए 3 के पावर 4 3 के पावर 5 से कट के ऊपर में एक 3 बचाएगा, नीचे में 2 के पावर 4 कितना बचाएगा 16 बचाएगा। काटिए अब इसको, हाँ तो 8 दूनी 16 9 दूनी 18, सॉरी उल्टा काट दियो सर, कहाँ रहते हो सर, उल्टा काट दिए। चलिए यहाँ पे सर आप जो है उल्टा काटे हो, हाँ इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे 16 था ना, ठीक है, तो ये 9 2 जा 18 और 8 2 जा 16, यानी कितना आ गया 9 सत्ते 63, 63 गुना 3/8, यानी 3 तिया 9 छतरी 18/8, मतलब 189/8 आंसर हमारा आया कोफिशिएंट 189/8, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। समझे क्या कि सबसे पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखे, जनरल टर्म को सॉल्व करके एक्स के टर्म को इकट्ठा किए, फिर एक्स के पावर को जिसके पावर का कोफिशिएंट पूछा था उसको इक्वल किए, वहां से आर निकाले, फिर उस आर को डायरेक्ट हम इसमें पुट कर दिए, हमारा सॉल्व होकर आंसर बाहर आ गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है क्या, किसी प्रकार कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या बोला है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर्स। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है कि हमें 5 प्लेयर का एक टीम बनाना है, ठीक है, 5 प्लेयर का एक टीम बनाना है और वो टीम में जो प्लेयर है चुनने कहां से हैं, वो 8 प्लेयर में से चुनने हैं, सो एज नॉट टू इंक्लूड अ पार्टिकुलर प्लेयर,
एक पार्टिकुलर प्लेयर, मतलब 8 में से एक ऐसा प्लेयर है जिसको नहीं चुनना है, मतलब 8 में से एक ऐसा प्लेयर है जिसको नहीं चुनना है, तो कितने प्लेयर बचेंगे हमारे पास? 7, है ना। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे सिंपल, उसी 7 में से हमको 5 को चुनने पड़ेंगे, तो 7C5, तो फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5, तो 7 गुना 6 के 5 5 कट जाएगा, 2 का ये, तो 2 तिया 6 कितना हो जाएंगे हमारे पास? 21 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था कि 8 गो प्लेयर में से एक प्लेयर को नहीं चुनना है, तो बचेगा 7, उसी 7 में से हमें 5 चुनने थे, तो 7C5 कर लिए, सॉल्व किए, तो आंसर आ गया 21। तो इस प्रकार से ये सेक्शन हमारा हुआ कंप्लीट। तो चलिए अब मुलाकात करेंगे अगले सेक्शन में। धन्यवाद।